हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 5 का लेसन नंबर 24 द लाइफ प्रोसेस 3 का बचा हुआ पार्ट कवर करने वाले हैं, जो बायो का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, it is our next part of previous video. In this video, we will learn about sexual reproduction in animals. So let's start our video. As mentioned earlier, 24.1 section 1. Lower animals like the sponge and hydra can reproduce through asexual methods. They can, however, also reproduce sexually. In all animals, the female produces eggs and the male produces sperms. An egg and a sperm fuse to form the zygote, which then develops into the embryo and the embryo into a full-fledged individual. The development may occur partially or completely inside the egg. Such animals that lay eggs include fish, frog, reptiles, and birds, and thus are called oviparous. तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो स्पंज या हाइड्रा है वो असेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ उसमें ऐसे स्पेसीज है जो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उसमें जो फीमेल है वो एग को प्रोड्यूस करते हैं, और जो मेल है वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। और जो एग और जो स्पर्म है उनका जो फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होता है, और एम्ब्रियो एक इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। जो डेवलपमेंट है वो एक के अंदर भी कुछ कुछ हो जाता है, ठीक है। वैसे एनिमल्स जो एग देते हैं जैसे कि फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, वो सारे ओविपेरस की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें ओविपेरस बोला जाता है। इन मैमल्स such as cats, dogs, cows, and humans, the baby develops inside the mother's womb. They are termed viviparous. तो कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जैसे कैट, डॉग, काउ, ह्यूमंस, वो बेबी को डेवलप करवाते हैं अपनी माँ के गर्भ में। वैसे एनिमल्स को विविपेरस बोला जाता है। जो एनिमल्स एग देते हैं उन्हें ओविपेरस, और जो एनिमल्स अपने माँ के गर्भ में डेवलप होते हैं उन्हें विविपेरस बोला जाता है। In tapeworms and earthworms, both female and male sex organs are in the same individual. Such individuals are termed hermaphrodite. Sexes are separate in all other animals, and the male individual has male organs like testes, etc., while the female has ovaries, etc. Humans also belong to the animal kingdom. They are mammals and hence viviparous. जो टेपवर्म्स होते हैं या अर्थवर्म्स होते हैं उनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मेल भी सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी, इसलिए वैसे ऑर्गेनिज्म को हार्माफ्रोडाइट बोला जाता है जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और ज्यादातर एनिमल्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होता है वो सेपरेट होता है। मेल के पास टेस्टिस होता है और फीमेल के पास ओवरीज होता है। ह्यूमन भी एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्हें विविपेरस भी बोला जाता है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, अब हम लोग देखेंगे कि जो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। द पीरियड फ्रॉम infancy to reproductive maturity in humans includes childhood and adolescence. The pictures given below show the progression of human life through stages of infancy, childhood, adolescence, adulthood and finally aging. तो वैसी पीरियड जिसमें क्या होता है कि एक बच्चा पहले जन्म लेता है, उसके बाद फिर वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मतलब उस के पास पहुंच जाता है, जब वो उस एज में पहुंच जाता है जब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाता है। उसमें चाइल्डहुड आता है, एडोलेसेंस आता है, और यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जिसमें स्टेजेस ऑफ लाइफ दिखाया गया ह्यूमन का, जिसमें कैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद फिर वो चाइल्डहुड उसका आता है, फिर वो एडोलेसेंस में जाता है, फिर उसका एडल्टहुड मतलब कि वो बड़ा होता है, कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, उसके बाद फिर वो उसका धीरे धीरे करके एजिंग मतलब उसका बुढ़ापा आता है। फिगर शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। एडोलेसेंस इन ह्यूमन बीइंग्स हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को। The body undergoes natural changes as one grows into the reproductive period of life. These changes begin around the age of 10 to 11 and last till 18 to
19 years of age. This stage of life is called adolescence. The time period when changes occur in human make them capable of reproduction is called puberty. Not only humans but no organism becomes mature and capable of reproduction soon after birth and needs to reach maturity and adulthood in order to do so. The period between birth and maturity is very short in animals, perhaps it is the longest in humans. तो जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके बाद फिर धीरे धीरे उनका आगे उनका प्रोसेस बढ़ते जाता है, जैसे कि उनका इन्फेंसी से चाइल्डहुड फिर एडोलेसेंस फिर वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के, लेकिन फिर उनका एजिंग होता है। तो जो बच्चे होते हैं उनको मतलब कि वो धीरे धीरे जब ग्रो करते हैं तो उनका जो रिप्रोडक्टिव पीरियड की ओर वो प्रोग्रेस करते हैं, और जो चेंजेस आना स्टार्ट होता है वो 10 से 11 साल से स्टार्ट होके 18 से 19 साल तक चलता है, और इस स्टेज को एडोलेसेंस बोला जाता है। वैसा चेंज जब ह्यूमंस के अंदर धीरे धीरे कैपेबिलिटी आती है रिप्रोडक्शन के लिए, उस टाइम पीरियड को प्यूबर्टी बोला जाता है। ना सिर्फ ह्यूमंस बाकी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो भी मैच्योर और कैपेबल तभी होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए जब उनका प्रोग्रेसिव लाइफ का धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ये नहीं कि जब वो जन्म लेते हैं उसके तुरंत बाद वो मैच्योर हो जाता है और वो तुरंत रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल्स होते हैं उनमें जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, लेकिन जो ह्यूमंस है उनमें ये पीरियड लॉन्ग होता है। Read carefully the table given below wherein changes during adolescence are listed. It is important to remember that although these changes occur in all adolescents, the timing and pace of changes may differ from individual to individual. This just goes to prove that each of us is unique. तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया 24.2, इसमें दिखाया गया कि कौन कौन से चेंजेस प्यूबर्टी और एडोलेसेंस के टाइम में आते हैं, और जो ये जो टाइम है वो अलग अलग ह्यूमंस में अलग अलग हो सकता है, बिकॉज ये हम लोग को ये प्रूफ करता है कि जितने भी हम लोग हैं वो एक दूसरे से यूनिक है। ओके, Table 24.2 shows the changes at puberty and adolescence. Here in this box physical changes shows, and here is the remarks. Increase in height. तो हम लोग का फिजिकल चेंजेस क्या होता है कि हम लोग का बोन्स इलोंगेट होता है, मसल्स का डेवलपमेंट होता है, हाइट इंक्रीज होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट perceptible changes during adolescence. Increase in height is dependent on the genetic makeup, nutritional status, and physical activity levels of an adolescent. तो ये जब एडोलेसेंस जब स्टेज पे आता है कोई भी बच्चा, तो उनका जो ये इनमें जो बॉडी का बोन्स का एलोंगेशन होता है, मसल्स डेवलप करता है, फिर जो हाइट इंक्रीज होता है, ये चेंज कॉमन होता है, ठीक है। और जिनका हाइट में कैसे डिपेंड होता है उनका हाइट कि वो कितने बड़े होंगे, तो उनका जेनेटिक मतलब कि उनका जो जीन है कैसा उनका जीन है इसमें निर्भर करता है। उनका जो न्यूट्रिशन मतलब कि वो कैसा खाना खाते हैं उस स्टेटस पे डेवलप ये चीज डिपेंड करता है, या फिर जो उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल है वो कैसा है एडोलेसेंट का, क्या वो फिजिकली एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो उनका जो हाइट है वो इंक्रीज होगा। चेंजेस इन बॉडी शेप, अब क्या है कि उनके जो बॉडी शेप में भी चेंजेस आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं बॉयज में? चेस्ट एंड शोल्डर्स ब्रॉडन, जो उनका चेस्ट और जो शोल्डर्स होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। और गर्ल्स में क्या होता है? इंक्रीज्ड फैट डिपोजिशन बिलो द वेस्ट अराउंड हिप्स इन गर्ल्स, तो जो उनका फैट डिपोजिशन वेस्ट के पास गर्ल्स में होते हैं। इसमें क्या? एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ। Adolescents need a balanced combination of food items that provide energy, known as carbohydrates, and fats that help in growth, known as proteins, and protect from infections by enhancing immunity, known as vitamins and minerals. Depending on whether you are a vegetarian or a non-vegetarian, choose appropriately from the following 5 groups of food items: cereals and millets, vegetables and fruits, milk, milk products, meat, fish, egg, pulses, fats, and sugar. Please refer to the Health and Hygiene Lesson 32 for more information on balanced diet. Chips, soda, chocolates, pastries, and burgers should not replace a meal and should not be consumed on a regular basis. Regular physical exercise helps in proper growth. अब जो सेकेंड वाले का रिमार्क्स क्या है कि इसमें हम लोग को अपना जो बॉडी में शेप बॉडी शेप में जो चेंजेस आने लगता है उसमें हम लोग को बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ताकि हम लोग का ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो सके। जो एडोलेसेंट होते हैं उन्हें बैलेंस डाइट फूड खाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बैलेंस डाइट फूड खा सके जिससे उनका जो ग्रोथ में मेंटेन रह सके और उन्हें ना ही इन्फेक्शन हो ना ही उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कम हो। और ये चीज़
उस पे डिपेंड करता है कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है, कि आप एक वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। यहाँ पे 5 ग्रुप्स फूड आइटम्स दिया गया है कि आप इसमें क्या खाते हो, ये इसमें कितना प्रोटीन और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब पाया जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए लाभदायक हो, एडवांटेजफुल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा अगर हेल्थ और हाइजीन के बारे में जानना है तो हम लोग आगे लेसन 32 में बताएंगे आपको कि बैलेंस डाइट के बारे में, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन उस चैप्टर में दिया हुआ है। जैसे चिप्स, सोडा, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, बर्गर्स है, वो हम लोग को रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग मील खाते हैं, मतलब कि जो खाना खाते हैं जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स होता है, वो इस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये तो फास्ट फूड, ये चीज अलग है, इसे हम लोग को डेली बेसिस पे खाना नहीं चाहिए। और हम लोग को फिजिकल एक्सरसाइज प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमेशा करना चाहिए। चेंजेस इन द वॉइस, इन वॉइस voice box or larynx enlarges and is visible as the Adam's apple। जो वॉइस होते हैं उनका जो वॉइस बॉक्स होता है या लैरिंक्स होता है वो enlarge हो जाता है और एडम्स एप्पल के रूप में दिखता है। Boys develop a deep voice, their voice sometimes cracks when the larynx or voice box is laryngeal and voice control is lost during that time। जो वॉइस होते हैं उनका जो वॉइस होता है, जो आवाज होता है वो डीप होता है। ऐसा क्यों होता है, जो उनका लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स होता है वो इनलार्ज हो जाता है और उनका जो वॉइस कंट्रोल होता है वो खो जाता है उस समय के लिए। और जो गर्ल्स डेवलप अ हाई पिच्ड वॉइस, और जो गर्ल्स है उनका जो वॉइस होता है वो हाई पिच्ड होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, इन बोथ द फीमेल्स एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। More details on the structure and functioning of sex organs are provided later in this lesson। तो दोनों में सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है एडोलेसेंस टाइम के दौरान, और इसका डिटेल्स हम लोग पूरे चैप्टर में अभी दिया हुआ तो उसे पढ़ेंगे, ठीक है। Girls and boys become capable of reproduction. It is important to observe proper hygiene and wash all parts of the body, including external genital organs in girls and testicles in boys. It is normal for adolescents to feel a sexual excitement and masturbate. When a boy becomes sexually excited in a dream, he may experience an erection and ejaculate in his sleep. This is known as wet dream and is normal। तो जो गर्ल्स और जो बॉयज होते हैं, जब वो एडोलेसेंस पीरियड में एंटर करते हैं तो वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। उनका तो उनके लिए ये जरूरी होता है कि जो उनका जेनिशियल पार्ट्स है, जैसे कि बॉयज का जो टेस्टिकल्स हो गया, जो गर्ल्स है उनका जो जेनिशियल ऑर्गन्स है उसको वो प्रॉपरली वॉश करे, उनका हाइजीन मेंटेन करके रखे। और एडोलेसेंट के लिए ये जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है या फिर दूसरे की तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो नॉर्मल है, ठीक है। और जो बॉयज है उन्हें ड्रीम आता है तो मतलब कि वो उसमें सेक्सुअली एक्साइटमेंट हो जाते हैं अपने ड्रीम में, तो ये चीज भी नॉर्मल है और इसे वेट ड्रीम के नाम से जाना जाता है। अपीयरेंसेस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, अब हम लोग देखेंगे जो सेक्सुअली कैरेक्टर्स है सेकेंडरी वाला, उसमें क्या होता है। Axial armpits hair and pubic hair appear, breast develops in girls, facial hair begins to grow in boys। तो जो उनका एक मतलब कि जो armpits है उसमें हेयर आने लगते हैं, प्यूबिक एरिया में हेयर आने लगते हैं, जो ब्रेस्ट होता है वो गर्ल्स में डेवलप करता है और जो फेशियल हेयर होता है वो बॉयज में डेवलप होता है। Breast development is one of the first signs of puberty in girls। Variation in the size and shape of breast is normal and depends on the amount of fat stored in them। Size of the breast is not correlated with production of milk or giving pleasure। तो जो ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट गर्ल्स में होता है वो फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का, ठीक है। और अलग अलग गर्ल्स का ब्रेस्ट साइज अलग अलग होता है, वो डिपेंड इस पे करता है कि जो ब्रेस्ट है उसमें कितना फैट का डिपोजिशन स्टोर हुआ है। और जो साइज जो ब्रेस्ट का होता है वो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से रिलेटेड नहीं होता है या फिर प्लेजर के से रिलेटेड नहीं होता है। इट इज जस्ट अबाउट डियर हाउ मेनी फैट्स आर स्टोर्ड, सॉरी हाउ मच फैट्स आर स्टोर्ड इन देयर ब्रेस्ट, ओके। यहाँ पे हम लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे कि दोनों में फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे कौन कौन से आते हैं। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबासियस ऑयल ग्लैंड्स, तो इसमें जो स्वेट ग्लैंड होता है, जो ऑयल ग्लैंड होता है उससे ज्यादा स्वेट और ऑयल का सिक्रेशन होता है। Over activity of oil glands may cause acne and pimples on the face। The acne usually go away once the hormonal changes
stabilize. However, this can be reduced by washing face with soap and water several times in a day, eating lots of fruits and vegetables, drinking several glasses, at least 8 to 10 of water every day, and avoiding fried and fat rich food items. Avoid picking pimples as they could get infected and leave scars. Consult a health worker doctor if the acne are particularly troublesome. Regular cleaning and washing will help prevent odor due to increased sweating. अब क्या है जो ऑयल ग्लैंड्स होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जिससे हमारे फेस पे एडोलेसेंट जो होते हैं उनके पिंपल्स या फिर एक्ने आ जाते हैं और ये चीज़ नॉर्मल है क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है एक बार जो हार्मोनल चेंज स्टेबलाइज हो जाए तो ये चीज़ जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है हम लोग इस चीज़ को कम कर सकते हैं जब हमारे फेस पे ऑयल आना स्टार्ट होता है तो हम लोग उसे वॉश कर सकते हैं सोप के साथ और उसके बाद हम लोग फ्रूट्स जिसमें और या वेजिटेबल्स खा सकते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है और हम लोग को बहुत पानी पीते रहना चाहिए जैसे कम से कम एक दिन में 8 से 10 गिलास और हम लोग को जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए फ्राइड या फिर जिसमें ज़्यादा फैट है उस चीज़ को नहीं खाना चाहिए नहीं तो जो फेस से ज़्यादा ऑयल निकल सकता है जिससे एक्ने या पिंपल्स का डर बना रहता है और जब पिंपल्स निकल आए फेस पे तो उसे दबाना नहीं चाहिए नहीं तो वो एरिया ज्यादा इन्फेक्ट हो जाएगा और उस पे दाग रह जाएंगे अगर आपको एक्ने का जो प्रॉब्लम है अगर वो बार बार परेशान करे तो आपको एक हेल्थ वर्कर या डॉक्टर से मिलना चाहिए और आपको जब ज्यादा पसीना आए तो आप वहां पे उस चीज को क्लीन करते रहो और वॉश करते रहो ताकि जो उससे बैड स्मेल आए वो खत्म हो जाए इंक्रीज इन एपेटाइट बॉडी रिक्वायर्स मोर न्यूट्रिशन एज इट ग्रोज तो जैसे बॉडी मैच्योर होने लगता है तो उसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है एट एडोलेसेंस द बॉडी ग्रोज रैपिडली एंड दिस मेक्स एडोलेसेंस मोर हंग्री जो एडोलेसेंस होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो रैपिडली ग्रो करता है इसलिए उस टाइम उनको ज्यादा भूख लगता है increase in the level of hormones in blood levels of growth hormone and sex hormones in blood increase तो जो हार्मोन्स होता है उनका जो ब्लड में लेवल उनका इंक्रीज हो जाता है ठीक है सेक्स हार्मोन का द ग्रोथ हार्मोन secreted by anterior pituitary gland controls growth तो हम लोग का जो ग्रोथ है वो कौन कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड under the influence of hormones from anterior pituitary sex organs begin to secrete sex hormones the testes secrete testosterone in males and ovaries secrete estrogen and progesterone in females तो जो हार्मोन्स सिक्रेट करता है सेक्स हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो क्या करता है जो मेल होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है और जो फीमेल्स होती हैं उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है ये सब हार्मोन्स हैं जो कि बॉयज एंड गर्ल्स में सिक्रेट होते हैं मेंस्ट्रुएशन तो हम लोग यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ते हैं इन ह्यूमन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन एट प्यूबर्टी एंड लास्ट टिल द एज ऑफ 45 to 50 इयर्स जो ह्यूमंस की जो ह्यूमंस में जो फीमेल्स होते हैं जिनका रिप्रोडक्टिव फेज है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है 45 से लेके 50 इयर्स तक ठीक है A girl is born with fixed number of ova, eggs. However, these begin to mature only at puberty. One ovule matures at a time and is released from the ovary once in 28 to 30 days. This happens under the influence of a hormone from anterior pituitary, FSH or follicle stimulus hormone. One ovule is shed alternately from each ovary every month. तो जो गर्ल्स होती हैं उनके फिक्स नंबर ऑफ ओवा के साथ वो जन्म लेती हैं ठीक है और जब गर्ल्स मैच्योर हो जाती है जब वो पेवर्टी की स्टेज पे आ जाती है तो उनका जो ओवरी है उसमें से एक जो ओवरी मतलब जो एक एग है वो शेड ऑफ होने लगता है और ये कब होता है इनका साइकिल चलता है 28 से 30 डेज के बाद ठीक है और ये कैसे होता है जो फॉलिकल स्टिमुलस हार्मोन्स है उनकी वजह से होता है ये चीज जो गर्ल्स उनका एक जो एग है वो हर एक मंथ पे अल्टरनेटली शेड ऑफ होता है ठीक है द एग travels down the fallopian tube to reach the uterus जो एग है वो fallopian tube से uterus की ओर travel करता है at the same time the wall of the uterus under the influence of another hormone from anterior pituitary called LH or luteinizing hormone begins to receive fertilized egg if there is no fertilization the thickened lining of uterus and blood vessels are shed off and cause bleeding this is called menstruation and is also known as period तो सेम टाइम में क्या होता है जो यूट्रस होता है वो एंट्रियर
पिट्यूटरी हार्मोन कॉल्ड एलएच और लुटिनाइजिंग हार्मोन्स को क्या करते हैं, वहाँ पे उनका प्रोडक्शन होते रहता है। जब वो फर्टिलाइज रहेगा तो वो उसको कैप्चर कर लेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो लाइनिंग होता है यूट्रस का वो थिक होके उससे ब्लड निकलने लगता है, और जो ब्लड निकलने लगता है उसे ब्लीडिंग, उस ब्लीडिंग को मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है, या फिर उसे पीरियड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। द फर्स्ट menstrual bleeding is called menarche. Stoppage of menstruation at an age usually between 45 years and 55 years is termed as menopause. जब फर्स्ट बार menstrual bleeding स्टार्ट होता है उसे menarche बोला जाता है, और जब स्टॉप होता है उनको 45 से 55 years तक तो उसे menopause बोला जाता है, ठीक है। Many females have a period every 28 days, some have them every 21 days, and in others the cycle could be of 35 days. Periods usually last for 4 days but could be shorter or longer. Many adolescent girls have irregular and painful periods that settle down as girls grow up. If the problem persists, a medical doctor should be consulted. तो फीमेल्स जो होती है उनका जो पीरियड साइकिल है वो 28 डेज पे कंटिन्यू होता रहता है, लेकिन जो उनमें से कुछ होती है जिनका 21 डेज पे स्टार्ट का साइकिल चलता है, और किसी का 35 डेज तक, ठीक है। और जो पीरियड्स है वो यूजुअली 4 डेज तक रहता है, लेकिन किसी किसी में ये शॉर्ट टाइम के लिए भी रह सकता है, और किसी किसी में ये और भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम, मतलब कि 6 से 7 डेज तक का भी रह सकता है। जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती है उनका जो पीरियड होता है वो बहुत किसी किसी में इरेगुलर और पेनफुल होता है, जिससे जो गर्ल्स होती है उनका जो नॉर्मल ग्रोथ होता है उससे वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहे तो आपको एक मेडिकल डॉक्टर से मिलना चाहिए। Menstruation is not an illness. If the girl feels comfortable, she could do anything that she does normally. Some girls may get cramps and pain in the abdomen. Exercise may help to prevent the pain. Paracetamol and or other painkiller are suggested by a doctor may help if the pain is difficult to bear. तो जो menstruation है वो एक बीमारी नहीं है, ये इसमें जो गर्ल्स है वो जो नॉर्मल डे में जो भी वर्क करती है, अगर वो कंफर्टेबल फील कर रही है तो इस दिन भी वो चीज कर सकती हैं। और जो गर्ल्स हैं उनको इस समय में उनके एब्डोमेन में क्रैम्प्स हो जाता है, पेन होता है, और इस चीज को कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना होता है। और जो बहुत सारे जो मेडिकल एडवाइजर जो डॉक्टर है वो आपको एडवाइस करते हैं पैरासीटामोल या फिर पेन किलर लेने के लिए, ओके। Girls use sanitary towels, cotton wool, clean cloth, or tampons to absorb blood during their periods, but it is important to change this frequently every 6 to 8 hours to prevent infection from reaching vagina. If reused cloth should be washed with a mild detergent and dried in the sun. तो जो गर्ल्स होती है वो पीरियड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सैनिटरी टॉवल्स, कॉटन वूल या फिर क्लीन क्लॉथ का इस्तेमाल करती है, ठीक है, यूज करती है। और इस चीज को जरूरी है कि वो आप 6 to 8 आवर्स के बीच में आप उस चीज को चेंज करो, जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो वेजिना तक ना पहुंचे। अगर आपको जो कपड़ा आप यूज कर रहे हो उस चीज को लेकर तो आप उसको अच्छे से माइल्ड डिटर्जेंट में धो, उसके बाद उसको धूप में सुखाओ, उसके बाद फिर आप उसको रीयूज करो, ओके। Adolescents may be biologically capable of reproduction, but they are not ready to shoulder the responsibilities of parenthood. Adolescent girls are not physiologically mature for childbearing, and many a time both the adolescent mother and her baby suffer from complications. Adolescent parents are not likely to have good opportunities of education and livelihood and may not be able to provide for their child. Even though the legal age at marriage is 18 for girls and 21 for boys, child marriage is still a problem in our country. Data from the National Family Health Survey conducted in 2005 to 6 showed that 27% young women and 3% young men in the age group of 15 to 19 were married at the time of the survey. Furthermore, findings from the same survey show that 30% females in the age group of 15 to 19 have a leave birth by the age of 19 years. जो एडोलेसेंट होते हैं वो बायोलॉजिकली रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, लेकिन उनको अपने जो पेरेंट्स एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं वो, लेकिन वो करने में सक्षम नहीं हो पाते, ठीक है। जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती है वो फिजियोलॉजिकली मैच्योर नहीं होती कि वो चाइल्ड को जन्म दे सके और उसे उसका पालन पोषण कर सके। और जब ऐसा होता है तो जो एडोलेसेंट मदर होती है या फिर जो उसका जो बेबी होता है उनसे कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे उनके पास उन्हें हो जाती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इस चीज को करने में। जो एडोलेसेंट पेरेंट्स होते हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, बिकॉज उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो अपना एजुकेशन पूरा कर सके, वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके।
तो वो ये सब जब नहीं कर पाएंगे तो अपने बच्चों को कुछ भी अच्छा चीज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे लीगल एज बताया गया है गर्ल्स की शादी के लिए 18 इयर्स एंड बॉयज की शादी के लिए 21 इयर्स। जो चाइल्ड मैरिज है वो हमारे कंट्री में अभी भी एक प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में बनी हुई है। जो डाटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 2005 और 6 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 27% जो यंग वुमेन थी उनका शादी हो गया था, और 3% यंग मेन का जिनका एज ग्रुप था 15 से 19 तक, ठीक है। और सर्वे से ये भी पता चला है कि जो 30% फीमेल है, जो एज ग्रुप जिनका 15 टू 19 है, उन्होंने 19 इयर्स के अंदर बेबी को जन्म दे दिया था। सो हम लोग आगे देखते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या है। मेंटल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी डेवलप्स ग्रेजुअली, जिसमें मेंटल है, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल जो मैच्योरिटी होता है वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है। एडोलेसेंट्स आर केपेबल ऑफ abstract thinking, they experience mood swings, they become self-conscious, self-image and identity becomes important, friendship is very important to them, they start getting interested in one another in a sexual way, opinions expressed by peer data different from their personal beliefs could be a source of stress and anxiety as it important from them to fit in with the group norms। जो एडolescents होते हैं उनको जो थिंकिंग होता है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, वो उसमें कैपेबल हो जाते हैं। उनके उन्हें बार बार मूड स्विंग्स होती रहती है उनकी, वो अपनी सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, वो अपने बारे में सोचते रहते हैं। उनका जो सेल्फ इमेज होता है और जो सेल्फ आइडेंटिटी होता है वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनके लिए फ्रेंडशिप भी इंपॉर्टेंट होता है, और वो अपोजिट सेक्स में वो सेक्सुअली इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और जो उनकी सोच होती है, जो उनकी बिलीव्स होती है किसी भी चीज को लेके, उससे उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस या चिंता होने लगता है। तो ये उनके लिए जरूरी है कि वो अपने ग्रुप एज के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। Striving for independence is a very important part of adolescence. Young people need to remember that they should be able to take responsibility for their independent decisions. तो जो एडोलेसेंस होते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो आजाद होना चाहते हैं, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, वो अपने ऊपर कोई भी बंधन नहीं चाहते हैं। जो यंग पीपल, हमको ये याद रखना जरूरी है कि वो तभी इंडिपेंडेंस के बारे में सोचे जब उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी इंडिपेंडेंट को लेके वो उस चीज को लेके कैपेबल हो सके कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते कि हाँ हम इंडिपेंडेंस अब होने के लिए तैयार है। ओके, द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से जो ऑर्गन्स है वो ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिक्वायर 2 इंडिविजुअल्स, अ मेल एंड अ फीमेल। जो ह्यूमंस है उनका जो रिप्रोडक्शन होता है उनमें 2 इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है, जो मेल है एंड फीमेल, ठीक है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया जा रहा है, इसको लेबल करके दिखाया गया, आप इस चीज को देख लेना। The male reproductive organs are shown in figure 24.13. The function of its parts are tabulated in table 24.3. यहाँ पे एक टेबल दिया गया, इसमें आपको फंक्शन दिखा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन मेल। यहाँ पे ऑर्गन है, इनका फंक्शन है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस जनरेट स्पर्म, जो टेस्टिस का जो पेयर है वो जनरेट का स्पर्म्स कर रहा है। टू स्पर्म डक्ट और वासा डिफरेंशियल सिंगुलर वास डिफरेंस, each arises from the testis and passes up into the body to join together and form the ejaculatory duct। दोनों में दो स्पर्म डक्ट होता है जो कि टेस्टिस से अराइज होके पास करता है बॉडी तक और उसे ज्वाइन करता है इजैकुलेटरी डक्ट को पास आउट करने में, पास करने के लिए, ठीक है। वन इजैकुलेटरी डक्ट, उनमें वन इजैकुलेटरी डक्ट होता है, इसका इज अ कॉमन डक्ट फॉर पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। इस डक्ट से यूरिन और स्पर्म्स का पैसेज होता है, मतलब कि ये पास आउट होता है। वन पेनिस, इनमें वन पेनिस होता है, मस्कुलर ऑर्गन विच हेल्प्स टू ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू फीमेल बॉडी। जो पेनिस होता है वो हेल्प करता है स्पर्म्स को ट्रांसफर करने में फीमेल बॉडी में, ओके। अब हम लोग बात करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे, अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। The figures 24.14a and 24.14b are figures of first the human female reproductive system and two section of the female reproductive tract showing the movement of the eggs released from the ovary fertilized in the fallopian tube and zygote undergoing development till it reaches the uterus and implants in its walls for further development। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दिखाया गया है और इसमें कि कैसे एक जो फर्टिलाइज्ड एग है उनका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो लोअर एब्डोमेन में लोकेट होता है।
The organs of the female reproductive system and their functions are tabulated in table 24.4. यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे organs और functions दिया गया है human female का. Okay. The ovary and oviduct are commonly found in all female animals and the uterus in those who do not lay eggs but give birth to young. तो जो ओवरी और ओविडक्ट होता है वो सारे फीमेल एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन यूट्रस उन्हीं में पाया जाता है जो एग नहीं देती है, जो कि एक यंग वंस को रिप्रोड्यूस करती है. ठीक है. ऑर्गेन्स एंड फंक्शंस, अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रोड्यूस ओवा. जो ओवरीज होता है वो ओवा को प्रोड्यूस करता है. टू फैलोपियन ट्यूब्स आर द ओविडक्ट थ्रू विच एग्स पास फ्रॉम द ओवरीज इनटू यूट्रस. तो जो ओविडक्ट जो फैलोपियन ट्यूब्स होता है, जो ओविडक्ट जो एग्स होता है वो ओवरीज और यूट्रस में ओविडक्ट से पास करे. ठीक है. वन यूट्रस, उनमें एक यूट्रस होता है, द वर्म इन विच द एम्ब्रियो डेवलप्स. और इसमें ही वर्म होता है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. वन कर्विक्स, द ओपनिंग ऑफ यूट्रस. और यूट्रस का एक ओपनिंग पार्ट होता है कर्विक्स. ठीक है. वन वेजिना, फीमेल ओपनिंग. और जो एक वेजिना होता है वो फीमेल का ओपनिंग होता है. ठीक है. Here is the text question 24.3. Try to solve this all questions. Okay. And please don't skip this video. Try to watch full video. Okay. Fertilization and embryonic डेवलपमेंट इन ह्यूमंस. हम लोग इस यहाँ पे देखेंगे जो फर्टिलाइजेशन कैसा टेक्स प्लेस करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में. ओके. Observe figure 24.15a to carefully. It shows the steps of reproduction in humans. The figure A and B, the human beings, human gametes sperm, the female gametes generated in the testis, spermatogenesis, and egg or ovum, the female gamete produced in the ovary through the process of oogenesis. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या चीज कि रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है. ठीक है. तो ह्यूमन गैमेट से स्पर्म जो कि टेस्टिस में कैसे जनरेट होता है, और जो एग या जो ओव्यूम वो फीमेल गैमेट है, उनका जो प्रोडक्शन है वो ओवरी में ओगनेसिस के थ्रू कैसे हो रहा है. ठीक है. आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, आप इस फिगर को ध्यान से देखो. The nuclei of sperm and fuse inside the egg, forming the zygote. This fusion is termed fertilization and takes place in the fallopian tube. तो जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है, जो एग होता है, वो फ्यूज जब होते तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. और जो ये फ्यूजन है उसे फर्टिलाइजेशन के नाम पे जाना जाता है. और ये जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में टेक्स प्लेस होता है. द फर्टिलाइज्ड egg or zygote begins to divide repeatedly, and upon reaching a stage containing cells and a cavity called blastocoel gets embedded in the thickened uterine wall in which may blood capillaries have formed. अब क्या होता है जब इनका फ्यूजन हो जाता है स्पर्म और एग का, तो जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है, जो जाइगोट से वो फिर डिवाइड अपना डिवाइडेशन स्टार्ट कर देता है और ये रिपीट करते रहता है जब तक के लिए उनमें सेल का कंटेनिंग सेल उसमें सेल नहीं आ जाते, तब तक वो अपने आप को रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं. ठीक है. देखिए आप इस फिगर को. इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमंस, जितने भी जो ह्यूमंस है उनका जो इवेंट्स है रिप्रोडक्शन का, वो यहाँ पे देखिए. जो ये स्पर्म हो गया, ये जाएगो ह्यूमन का जो फीमेल का एग हो गया ओव्यूम, और इनका जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ. फिर जो जाइगोट था वो अपना डिवाइडेशन लगातार कर रहा है. उसके बाद वो एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पे यहाँ पे जो सेल है उनका इनलार्जमेंट हो गया. उसके बाद इनका जो फाइटस है वो यूट्रस में जाके फॉर्म हो गया. ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. In case fertilization does not occur, the egg disintegrates. The thickened wall of uterus along with capillaries break down, leading to bleeding or menstrual flow. In human, female menstruation occurs every 28 to 30 days. अगर जब एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है. इट मीन्स वो यूट्रस के पाथवे से ब्रेक डाउन होके ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में गिरने लगता है. और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो गर्ल्स में या फीमेल्स में हर एक 28 से 30 डेज में इसका साइकिल चलते रहता है. द एम्ब्रियो नाउ कॉल्ड fetus develops into a full-fleshed individual in 280 days inside the uterus and is born under the influence of a hormone from posterior pituitary called oxytocin.
तो जो एम्ब्रियो है वो फर्टस में डेवलप कर चुका है, जिसमें फर्टस क्या है, जिसमें मोस्टली जो बॉडी पार्ट होता है बेबी का वो फॉर्म हो चुका होता है, ठीक है। और ये एक हार्मोन 280 डेज में ये चीज कंप्लीट होता है, और जो एक हार्मोन की वजह से ये होता है जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हियर इज द इंडेक्स क्वेश्चन 24.4, ट्राई टू सॉल्व इट। Human population. Now we have interesting topic, that is human population. You may be aware that the population of India is more than a billion and continues to grow. In terms of numbers, India may overtake China, that is currently the most populous nation of the world in the next 2 decades. तो आप लोग जानते हो कि जो इंडियन है वहाँ पे बिलियंस पीपल से ज्यादा, और ये अभी तक ग्रो करते रहता है। फर्स्ट नंबर पे तो चाइना है कि वो सबसे ज्यादा पॉपुलस नेशन है, उसके बाद हमारा इंडिया आता है जो सेकेंड पॉपुलस नेशन है। It is not difficult to imagine that a strong force of 1 billion people working together can achieve all the development goals and even more. However, India lags behind on several development indicators and needs to make systematic and consistent investments in education, health, employment, and social welfare before its vast human potential can be realized. Young people like you have an important responsibility to take the country forward. तो हम लोग तो ये जानते हैं कि हमारे जो इंडिया है यहाँ पे बिलियंस ऑफ पीपल्स हैं, तो वो जब एक साथ काम करेंगे मिलकर तो जो हम लोग का जो भी डेवलपमेंट गोल्स है वो हम लोग उसके और फ्रंट रीच कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया है वो अभी भी बहुत सारी चीज में पीछे है, इनमें जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत धीरे धीरे हो रहा है। और जो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग को सिस्टमेटिक वे से काम करना, जो हम लोग एजुकेशन पे अच्छे से इन्वेस्ट करें, हेल्थ पे अपने इन्वेस्ट करें, जो एम्प्लॉयमेंट है इन्हें मिल सके, और जो सोशल वेलफेयर है उसका भी काम हो सके। जो यंग पीपल होते हैं जैसे कि आप लोग के जैसे, उनकी जो जिम्मेदारी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने कंट्री को वो आगे बढ़ाएं। मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट फैमिली साइज। अब हम लोग को यहाँ पे देखेंगे जो फैमिली साइज है वो क्या है, उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ठीक है। The decisions that individuals make about the size of their families will contribute towards limiting the size of the population of the country. Decisions related to family size are motivated by people's aspirations and resources. In a large segment of Indian society, there is pressure on the young couples, especially the females, to prove their fertility and bear male children. Undoubtedly, children are a valuable component of the family. However, unplanned pregnancy may compromise to health and well-being of both the mother and the child. In addition, if the parents are not ready to provide for the child both in economic and emotional terms, the child may not get the opportunity for holistic growth and development. तो इंडिया में क्या होता है कि जो डिसीजन जो फैमिली प्लानिंग का होता है वो अच्छे से प्लान नहीं किया होता है, और इन्हें अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे कि जो इंडियन फीमेल्स होती है उन पे ज्यादा दबाव होता है कि उन्हें मेल चाइल्ड को बियर करना, उन्हें मेल चाइल्ड को ही देना है। हाँ, हम लोग ये जानते हैं कि जो चाइल्ड है, एक जो बच्चा है, वो अपने फैमिली का एक वैल्यूएबल कंपोनेंट है। लेकिन जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से क्या होता है कि जो मदर है और जो बच्चे हैं, उन दोनों का जो हेल्थ है वो ठीक नहीं हो सकता है, वो हमेशा खराब हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को इकोनॉमिक तरीके से, इमोशनल तरीके से कुछ भी प्रोवाइड करने के लिए रेडी ना हो, या फिर क्या हो सकता है कि वो अपने बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे सके जो एक बच्चे को मिलना चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। All of us recognize that planning is an important part of decision making, but it is important to have correct and appropriate information to make informed decisions. Planning the size of the family and the timing of childbirth helps to achieve better education, health, and well-being of all the members of the family. Whose decision was that be? तो देखिए कि जितने भी हमारी जो फैमिली साइज है उसे पहले से प्लान करके ही उस वैसा काम करना चाहिए, क्योंकि अगर अनवांटेड आप प्रेगनेंसी को अपनाते हो तो इससे फैमिली साइज बड़ा भी होगा और आपका जो सोर्स है वो कम होगा। आप अपने बच्चों को अच्छे से फूड नहीं दे सकते हो, एजुकेशन नहीं दे सकते, उनके हेल्थ का ख्याल नहीं रख सकते हो, और ना ही उनके किसी भी चीज के लिए आप मेंटली और इमोशनली या फिर इकोनॉमिकली तैयार हो गए। तो ये किसका डिसीजन होना चाहिए कि हम लोग का जो एक फैमिली है उसका साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। Some of the modern methods for preventing pregnancy, also known as contraception, तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड है यहाँ पे दिया हुआ, जो कि कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर broadly classified into two categories:
temporary and permanent methods. With the use temporary methods, fertility returns after stopping the use of these methods. Hence, they are appropriate to delay the birth of the first child and or increase birth interval between two children. Permanent methods are irreversible for all practical purposes and are appropriate for couples who have completed their families and do not want any more children. Contraceptive methods should be adopted based on couples' need and after consultation with a trained medical practitioner. जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा? तो टेम्पररी और परमानेंट मेथड्स। तो जो टेम्पररी मेथड्स है उसमें क्या होता है कि आप जब तक उस मेथड को यूज करते हो तब तक के लिए जो आपका बेबी प्लानिंग है वो स्टॉप रहेगा। जब आप उस मेथड को स्टॉप कर देते हो तो आपका जो फर्टिलिटी है वो वापस आ जाएगा। और इससे क्या होता है कि आप अगर फर्स्ट बेबी अभी नहीं चाहते हो तो ये इसमें डिले कर सकता है, या फिर जब आपका आप दो बेबी के बीच में गैप चाहते हो तो इसमें भी ये जो टेम्पररी मेथड है वो यूजफुल होता है। और जो परमानेंट मेथड होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इट मीन्स क्या है कि इसमें आपका जो आपके जो कपल्स हैं उनका जो बेबी है प्लानिंग है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो वो इस मेथड को अपनाते हैं ताकि उन्हें और बच्चे ना हो। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो तभी अडॉप्ट करना चाहिए जब आप एक मेडिकल ट्रेनर से जो ट्रेंड हो उससे बात करो, ठीक है। कॉमन मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, यहाँ पे आपको कॉमन मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे डिवाइस नेम है, यहाँ पे टेम्पररी मेथड्स है और इनका फंक्शन, ठीक है। कॉन्डम्स इन मेल्स, डायफ्राम्स इन फीमेल्स। मेल्स कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं, फीमेल्स डायफ्राम यूज कर सकते हैं। फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द स्पर्म, एक ऐसा बैरियर है जिसमें आपको स्पर्म्स को एक से मीट करने में स्टॉप करता है, रोकता है। इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCG, फॉर एग्जांपल कॉपर टी। जो इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है IUCG वो वो भी आपका रोकता है फीमेल का जो स्पर्म है और उसको एक को मीट करने में। जैसा कि इसका एग्जांपल है कॉपर टी, इंसर्टेड इन फीमेल बॉडी बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो इसमें फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा फीमेल बॉडी में इस चीज को इंसर्ट किया जाता है जिससे एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन को ये प्रिवेंट करता है। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आता है। पिल्स इंटरफेयर विद ओव्यूलेशन एंड प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरीज, एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। दिस शुड बी स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस फ्रॉम अ ट्रेन्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और इसमें पिल्स भी दिया जाता है जैसे कि जो ओवा होता है उनका जो रिलीज ना हो सके और उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो सके। और ये भी कब और जो पिल्स है उसको कब यूज करना चाहिए? जब आप एक मेडिकल जो ट्रेन प्रैक्टिशनर है उससे आप बात करके, खुद के मन से कभी भी कुछ यूज नहीं करना चाहिए। परमानेंट मेथड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे परमानेंट मेथड्स क्या। हम लोग अभी तक टेम्पररी मेथड देख रहे थे, वेसेक्टोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, ठीक है। Our surgical methods for tying up the tube was differences through which sperm travels in males and in females, blocking fallopian tube preventing fertilization। ये सर्जिकल मेथड है जिसमें ट्यूब वाइज डिफरेंस को थोड़ा सा कट करके उसका सर्जरी किया जाता है। वो मेल्स में किया जाता है और जो फीमेल्स है उनमें फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रिवेंशन हो सके। The government has established a number of health service delivery institutions at different levels where contraceptive methods are available free of cost or at heavily subsidized rates. Clients may also seek counseling services at the centers। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे हेल्थ सर्विस डिलीवरी इंस्टीट्यूशंस बनाया है जिसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है या फिर बहुत ही कम रेट पे। और जो क्लाइंट्स हैं उनको जो काउंसलिंग सर्विसेज के सेंटर पे जाके अपना काउंसलिंग करवाते रहना चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हम लोग देखेंगे जो ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस क्या है, इसमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs क्या है। Reproductive tract infections RTIs refer to infections of reproductive organs. This illness may occur due to poor genital hygiene, for example, poor menstrual hygiene among girls. Importantly, RTIs include the illness that are transmitted from one person to another during sexual contact and are known as sexually transmitted disease। तो ये क्या होता है, कैसे होता है ये पहले फीमेल में? तो ये होता है पुअर जेनिशियल हाइजीन, मतलब जो जेनिशियल एरिया आप उसको साफ नहीं रखते हो तो इससे बीमारी हो सकती है। जैसे कि जो गर्ल्स है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त वो जब उस एरिया को क्लीन नहीं करती हैं तो ये बीमारी उनको हो सकता है। ये क्या होता है कि इसमें जब आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हो सेक्सुअली तो ये बीमारी लग सकता है और इस बीमारी को बोलते जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD
एस, ठीक है। एस्टिडियस, दिस इन्फेक्शन में बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग vaginal or anal intercourses or initial skin contact. Gonorrhea, syphilis, herpes, chlamydia, warts, and chancroids are common STDs. Human immunodeficiency virus can also be transmitted through sexual contact. अब ये एसटीडीएस कैसे होता है? जब आप वेजिनल या फिर इंटर जब कोर्स करते हो या फिर आप जेनिटल स्किन कांटेक्ट होता है आपका, तो ये इन्फेक्शन लगता है। और इसमें कौन कौन सा एसटीडीएस में कौन कौन सी कॉमन डिजीज है? गोनोरिया, साइफिलिस, हर्प्स, क्लैमिडिया, वॉट्स एंड कैंक्रोइड, ठीक है। जो एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी है, वो भी सेक्सुअली कांटेक्ट से ही ये चीज भी बीमारी किसी को होती है। सिम्टम्स ऑफ एसटीडीएस इंक्लूड, यहाँ पे कुछ लक्षण दिए गए हैं एसटीडीएस के। इचिंग और सोरनेस ऑफ जेनिशियल्स और एनस, इसमें आपका जो जेनिशियल एरिया या फिर जो एनस है वहाँ पे इचिंग होगा या फिर सोरनेस होगा, ये फूल जाएगा, सूजन आ जाएगा। ब्लिस्टर, सोर्स, लंप, प्रेस इनटू यूरोजेनिशियल एरिया, जो यूरोजेनिशियल एरियाज है वहाँ पे लंप हो जाए, इट मीन्स गांठ हो जाएगा या फिर आपको फोले हो जाएंगे या फिर सूजन हो जाएगा, ठीक है। रैसेस हो जाएगा। डिसकलर डिस्चार्ज दैट में बी फॉल्स स्मेलिंग फ्रॉम वेजिना इन फीमेल्स एंड पेनिस इन मेल्स, यहाँ पे डिसकलर डिस्चार्ज होगा, जो कि इसका जो स्मेल होगा वो फॉल होगा, मतलब बहुत ही खराब होगा, वो फीमेल के वेजिना से हो सकता है या फिर मेल्स के पेनिस से हो सकता है। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, और जब आप यूरिन पास आउट करें तो उस टाइम वहां से पेन स्टार्ट हो जाए। वुमेन में ऑल्सो कंप्लेन ऑफ पेन इन लोअर बैक एंड एब्डोमेन, और जो वुमेन्स हैं उनका भी पेन का कंप्लेन आ सकता है, चाहे वो लोअर बैक हो या फिर एब्डोमेन से, ठीक है। Some infected persons may not show any symptoms and may pass or an infection to their partners unknowingly, और जो कुछ infected person होते हैं उनमें ये सब symptoms नहीं पता चलता और वो ये जो infection है वो अपने partners को अज्ञानता से पास आउट करवा देते हैं, उनको इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। Did you know that compared to men, women acquire STIs more easily as the disease-causing organisms can stay inside the vagina for a longer time? तो क्या आप जानते हो जो वुमेन है उनके जो STIs मतलब जो डिजीज है वो ऑर्गेन उनके वेजिना में बहुत ही लंबे टाइम तक रह सकता है, ठीक है। Women are also likely to be asymptomatic without showing symptoms of STD for longer periods of time after acquiring the infection. जब वुमेन्स को इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें बहुत ही लंबे टाइम तक कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है एसटीडी का, ठीक है। Young women are more susceptible to acquire STDs as their vaginal mucus is immature. जो young women होती हैं उनमें जब STDs होते हैं तो जो उनका जो vaginal म्यूकोसा होता है वो immature होता है, तो उसमें ये बीमारी का उतना symptoms पता नहीं चल पाता है। It is important to see a doctor if any of the symptoms of STDs occur. Prompt and complete treatment can cure most of the sexually transmitted disease. Untreated STDs can lead to infertility. The sexual partner of the infected person should also seek medical advice and treatment. Unless the infected individual is cured, she or he should avoid sexual intercourse. STDs can be prevented by. तो ये अगर किसी भी कपल में से किसी एक को जब ये सिम्टम्स होते हैं एसिडिटीज का तो उन्हें डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और जो उनके पार्टनर है उनको भी मिलना ज़रूरी होता है ताकि उनकी भी वो मेडिकल एडवाइस से अपना ट्रीटमेंट करवा सके। और जो जब उन्हें ये बीमारी हो जाता है तो उन्हें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उससे उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और जो एसटीडीएस है उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? हैविंग वन फेथफुल सेक्स पार्टनर, जो उनका जो पार्टनर हो वो एक ही हो और वो भी फेथफुल हो, ठीक है। हैविंग सेफ सेक्स विद करेक्ट एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ कॉन्डम्स, तो जो भी सेक्स जब भी करे तो वो कॉन्डम्स की यूज से करे और जो उनका कंसिस्टेंट हो वो बना रहे, पार्टनर है वो सही होना चाहिए, ठीक है। HIV एड्स, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे HIV एड्स क्या है और ये कैसे होता है। इसमें इसके सिम्टम्स क्या क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV causes acquired immunodeficiency syndrome, AIDS. HIV is a retrovirus, that is, its genetic material is RNA. It destroys vital cells of the immune system, making the body vulnerable to several infections agents. It infects T lymphocytes and makes thousands of copies of the virus. HIV-infected individual may remain asymptomatic for 10 to 15 years. Gradually, the number of T helper cells of the immune system decreases in number to a low when the victim loses resistance against other diseases. This is the stage of full-blown AIDS.
तो हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स क्या है। टी लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स दैट डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एजेंट्स। ये एक ऐसा व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स है जो कि बॉडी की क्षमता को कम कर देता है किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए। तो HIV का फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, और एड्स का फुल फॉर्म हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV एक ऐसा रेट्रोवायरस है जो कि जेनेटिक उसका मटेरियल है RNA, और वो सेल्स को दूसरे डिजीज के अगेंस्ट में लड़ने के लिए उसका डिस्ट्रॉय करते रहता है वाइटल सेल्स को, जो दूसरे डिजीज से फाइट करते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट्स है वो अपने जैसे वायरस का 1000 ऑफ कॉपीज बना लेते हैं। और जो HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उनमें क्या होता है कि वो बस 10 से 15 साल तक ही वो 10 से 15 साल तक सिम्टम्स नहीं शो कर पाते। असिम्टोमेटिक मतलब नॉट शोइंग ऑफ सिम्टम्स। ओके, दिस इज द स्टेज ऑफ फुल ब्लोन एड्स। और ये मतलब कि ये जो स्टेज होता है उसमें जो एड्स होता है वो फुल ब्लोन होता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अक्रॉस द वर्ल्ड 30 मिलियन एडल्ट्स एंड 3 मिलियन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15 लाइव विद एड्स। और ये अनुमान लगाया गया है कि जो पूरे वर्ल्ड है उसमें 30 मिलियन जो एडल्ट है और जो 3 मिलियन बच्चे हैं जो कि जिनका एज 15 से कम है वो एड्स से ग्रसित है, उन्हें एड्स है। HIV may be transmitted from one infected individual to another individual by the following mechanism। जो HIV है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट हो सकता है फॉलोइंग मैकेनिज्म के थ्रू। यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म दिया गया है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिनका जो इंटरकोर्स होता है वो अनप्रोटेक्टेड हो। इन्फेक्टेड ब्लड, अगर किसी का ब्लड इन्फेक्टेड हो और वो किसी में ट्रांसफर कर दिया जाए, किसी को डोनेट कर दिया जाए, तो भी HIV होने की संभावना बनी रहती है। Infected syringes and needles, injection during users may acquire HIV through this route by sharing infected needles. Similarly, HIV may be transmitted if infected needles are used for tattoo or acupuncture। तो देखिए क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड सिरिंज और जो निडल्स है उनसे भी इन्फेक्शन बना रहता है। जो इंजेक्शन जो HIV पर्सन है जिन्हें HIV के जो पेशेंट है उन्हें HIV, ठीक है, और जो उनका नीडल्स लगाया गया उसके बाद वो दूसरे पर्सन को लगा दिया गया, या फिर वैसे सिरिंजेस का इस्तेमाल जो टैटू बनाने के लिए होता है जो वो नीडल्स इन्फेक्टेड हो, या फिर एक्यूपंक्चर के लिए, या एक्यूपंक्चर के लिए कोई भी निडल्स का यूज किया जा रहा है इन्फेक्टेड निडल्स का, तो उसमें भी HIV का खतरा हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी इन यूट्रो इन द वॉम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। अगर जो इन्फेक्टेड माँ है वो अपना जब उनका बच्चा उनकी यूट्रस में है, उनके वॉम में है, तो वो भी बच्चा इन्फेक्टेड हो सकता है HIV से, या फिर मदर के ब्रेस्ट मिल्क को फीड करने से। As discussed under prevention of STDs, HIV transmission can be prevented by। तो ये तो हम लोग देख लें कि जो HIV का ट्रांसमिशन कैसे हुआ, हम लोग इसको रोक कैसे कैसे कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कैसे करते हैं, इस चीज को देखते हैं। हैविंग वन फेथफुल सेक्स पार्टनर, जो उनका सेक्स पार्टनर होना चाहिए वो फेथफुल होना चाहिए। हैविंग सेफ सेक्स विद करेक्ट एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ कॉन्डम, जो उनका सेक्स होना चाहिए वो करेक्ट कंसिस्टेंट में होना चाहिए और कॉन्डम के यूज के साथ होना चाहिए। इन एडिशन HIV ट्रांसमिशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। और यहाँ पे कुछ दिया गया है और तरीके जिससे हम लोग HIV एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। यूजिंग स्टेरिलाइज नीडल्स फॉर ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन और गेटिंग इंजेक्शन। अगर हम लोग किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं या फिर जो इंजेक्शन है वो हम लोग को लगाया जा रहा है तो वो स्टेरिलाइज्ड हो, वो न्यू हो, ना कि किसी का यूज किया हुआ फिर से यूज किया जा रहा हो। Pregnant women infected with HIV should seek advice for medical practitioner on the safest mode of delivery and seek counseling regarding breastfeeding the baby। जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जिन्हें HIV हो गया तो उन्हें मेडिकल एडवाइस प्रैक्टिशनर से एडवाइस लेना चाहिए डिलीवरी के लिए, और अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए भी उन्हें काउंसलिंग करवाते रहना चाहिए। Antiretroviral therapy is available to check the progression from HIV infection to full-blown AIDS and has been shown to be effective। यहाँ पे एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी अवेलेबल है जो कि HIV की प्रोग्रेशन का चेकअप करते रहता है कि वो कैसे उसका प्रोग्रेस हो रहा है HIV वायरस का, और ये इफेक्टिव भी है। You have just learned how HIV/AIDS is transmitted. It is not transmitted through kissing, holding hands, hugging, sharing toilets, sharing clothes, food and drink, sneezing, coughing, or mosquitoes. Hence, AIDS-positive individuals should not be stigmatized or discriminated against.
तो आप लोग ये जान लगे कि जो HIV जो एड्स है वो कैसे ट्रांसमिट होता है। ये ना कि किस करने से या फिर हाथ को होल्ड करने से या हग करने से या फिर पैलेट्स को शेयर करने से, क्लोथ्स को शेयर करने से या फिर खाने या पीने की चीज़ों को शेयर करने से, स्नीज स्नीजिंग के टाइम या फिर कफिंग के टाइम या फिर जो मॉस्किटोज होते हैं उससे ये चीज़ ट्रांसमिट होता है। इसलिए जो एड्स पॉजिटिव जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें केयरिंग की ज़रूरत होती है, ना कि उनके साथ आप लोग भेदभाव करो। Here is the text question 24.5. Try to solve it. Okay. Now we have completed our chapter reproduction. Here is the terminal exercise. वेल ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखिए, हम लोग से सॉल्व करने का कोशिश करते रहेंगे। और मैं वन बाय वन करके सारे आंसर दिखा देता हूँ। आप इसे पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आंसर से चेक कर ले कि आप सही हैं या नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से, तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सारे का आंसर दिया हुआ है, बस टर्मिनल एक्सरसाइज का आंसर नहीं दिया हुआ है। वो आपको खुद से कोशिश करना होगा एक्सरसाइज के बेस से ढूंढने का, उसके बाद बनाने के लिए बना लेना होगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट कवर अप होगा। चैप्टर है हेरिडिटी। थैंक यू एवरीवन।